प्रयास है कि आप ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लें। हम लोग भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यूट्यूब पर हम लोग लिंक भी भेज रहे हैं। लेकिन आप लोग से हमको एक शिकायत है। क्या शिकायत सुनना चाहेंगे आप लोग? क्या सर? अरे, आप लोग का फीडबैक नहीं मिल रहा है। ये फीडबैक नहीं रहेगा तो फिर हम लोग कैसे डिसाइड कर पाएंगे? आप लोग के कंप्लेन को हम लोग कैसे ठीक कर पाएंगे? लास्ट ईयर भी हम लोगों ने दिया था फीडबैक के लिए, बट उसमें बहुत कम लोगों का फीडबैक मिल पाया था। अगर आप लोग का फीडबैक नहीं रहेगा, ये फीडबैक का रिपोर्ट हम लोग रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को देंगे, तभी तो नेक्स्ट सेशन से जब भी दोबारा ट्रेनिंग होगा अपेंडिक्स 2A का, तो उसमें आपके अच्छे जो ट्रेनर होंगे वो आपके नेक्स्ट बैच को फिर ट्रेन कर पाएंगे, तभी तो डिसाइड हो पाएगा। लास्ट ईयर भी बहुत कम लोगों ने फीडबैक दिया, जिसके कारण हो नहीं पाया। हम लोगों ने तो रिपोर्ट दे दिया था, लास्ट ईयर हम लोगों ने रिपोर्ट दे दिया था, बट अब देखिए क्या हो रहा गया। उसमें भी कुछ ट्रेनर जो है कि आपको आपके मनपसंद आपके अनुसार ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं। तो हालांकि उनके नॉलेज के लेवल में देखिए, नॉलेज सबको होता है, बट देने की का ये है कि किसी को थोड़ा कम भी रहता है, बट वो जितना भी रहता है बहुत अच्छे से दे पाते हैं। और थोड़ा चूंकि ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म है, बहुत लोगों को हेजिटेशन भी रहता है, तो इसका भी एक असर पड़ता है। लेकिन आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, हमारा रिक्वेस्ट है, मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग सेशन के बाद लिंक ऑलरेडी फीडबैक का भेजा हुआ है, आज फिर से हम दोबारा भेज देंगे। पर डे 3 फीडबैक चाहिए, यानी कि जितने क्लासेस हो रहे हैं, एक तो हर एक ट्रेनर का फीडबैक है, और हर ट्रेनर एक ट्रेनर का 2-3 क्लास है तो क्लास वाइज फीडबैक है, यानी कि आपको पर डे 3 बार फीडबैक भरना होगा। और इसके लिए टाइम लिमिटेशन नहीं है कि भाई आधा घंटा के अंदर भर देना है। फर्स्ट सेशन कंप्लीट होगा, 5 मिनट 2 मिनट भी तो नहीं लगेगा, फीडबैक फॉर्म भर दीजिए। और सारा ऑनलाइन है, सारा रिकॉर्ड हमारे पास ऑनलाइन आ रहा है। तो 3 लोग को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। संतोष जी हैं, ये अपना फीडबैक फॉर्म भरे हैं 7 बार। दीपक जी हैं, अपना 3 बार भरे हैं। विवेक कुमार 7 बार भरे हैं। और प्रवीण जी हैं, वो 1 बार भरे हैं, रोल नंबर 36। विजय कुमार श्रीवास्तव का 37 है, दीपक कुमार 34 है, और संतोष कुमार का रोल 25 है। तो ये लोग अपना फीडबैक फॉर्म भरे हैं, लेकिन आप लोग अपना दे देंगे। और ये अच्छी बात है कि हम लोग के बीच में अपने सर आ गए हैं, कुंदन सर आ गए हैं। अब कुंदन सर से आपका ज्यादा समय नहीं लगेगा, कुंदन सर को हम दे रहे हैं। कुंदन सर आपको फिर अपना ज्ञान देंगे। अभी टोटल 24 लोग आ चुके हैं। हम 2 मिनट और वेट करते हैं, 12:05 से क्लास स्टार्ट कर देते हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि समय थोड़ा सा हम लोग के लिए बहुत कीमती है। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे चलते कोई भी आदमी इंतजार करे। और आप भी प्रयास यही करिए कि आपका कोई इंतजार ना करे। तो प्लीज कोशिश करिए कि 12 बजे तक हार्डली शार्प ज्वाइन कर लीजिए। आप पहले से भी ज्वाइन कर सकते हैं, 11:45 बजे से आप अलाउड है ज्वाइन करने के लिए, तो उस समय से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन किए रहिएगा तो आपके लिए भी होगा। शुरू ज्वाइन करने में कई बार कुछ टेक्निकल इशू हो जाता है, तो फिर तो दिक्कत होता है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना माइक थोड़ा सा ऑफ रखिए, जिनको बोलना है बोले, जरूर बोले, जरूर क्वेश्चन पूछें, और बोलने के बाद माइक ऑफ कर दें, अदरवाइज इको होने लगता है, फिर डिस्टर्बेंस होता है। 2 मिनट हम लोग इंतजार कर लेते हैं। एक मिनट और बचा हुआ है।
चलिए स्टार्ट करते हैं। सर का वेलकम है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आप सब लोगों का। तो कल का जो मेरा क्लास था उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से तैयारी करनी है कि हम लोग बुक कीपिंग का जो एग्जाम है उसको पास करें। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम लोग का क्या सिलेबस है, किस तरह का पैटर्न पूछा जाता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो पिछले वर्षों के जो क्वेश्चन आया है उसके आधार पे 2 क्वेश्चन कम से कम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो बैलेंस शीट रहता है, बैलेंस शीट रहता है, दो एक बैलेंस शीट रहता है, एक बैंक रिकॉन्सिलिएशन रहता है, या कोई और प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहता है। उसके अलावा बाकी जो 6 क्वेश्चंस रहते हैं वो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहता है, माने क्वेश्चन आंसर आता है। उसमें 3-4 क्वेश्चन रहते हैं और 2 आपको आते हैं शॉर्ट नोट्स और उसके बाद डिफरेंस बिटवीन। तो मेरा ये कहना है कि इन दोनों पर अगर फोकस करेंगे तो हमारा एग्जाम जो बुक कीपिंग का एग्जाम है उसमें 45 मार्क्स आपको पास करने के लिए 40 ही चाहिए, लेकिन 45 मार्क्स चाहिए। कुल छोड़ के 90 मार्क्स में आप एग्जाम को पास करते हैं तो 45 मार्क्स आपको चाहिए। तो इसके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि अगर आप शॉर्ट नोट्स और डिफरेंस बिटवीन को अच्छी तरह से कवर कर लेंगे, उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो बहुत ज्यादा नहीं है, 40 से 50 शॉर्ट नोट्स आता है बुक कीपिंग में और करीब करीब उतना ही डिफरेंस बिटवीन आता है। तो उसको एक बार अगर आप देख भी लेंगे तो उसको लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर उसको याद करेंगे या ढंग से उसको पढ़ेंगे तो हो सकता है मैक्सिमम मार्क्स उसमें ऑब्टेन आप लोग कर लें। तो इन दोनों को मिला के 40 मार्क्स आता है। उसके अलावा 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं या 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। इसमें मान लीजिए कि आप 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद 2 एक शॉर्ट नोट्स और एक डिफरेंस बिटवीन बनाते हैं, 4 नंबर 4 क्वेश्चन, और उसके अलावा एक क्वेश्चन अगर लॉन्ग बनाएंगे तो आसानी से आप उसको एग्जाम में 45 मार्क्स ले आ सकते हैं। इसके लिए ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोग के लिए आज एक लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा, उसके अलावा डिफरेंस बिटवीन का कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। सारे क्वेश्चन के आंसर किताब में है, लेकिन कुछ को हम यहाँ पे अगर समय बचेगा तो उसको आप लोगों को उसके बारे में कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो आज कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं आपको डिफरेंस बिटवीन का, किस तरह का डिफरेंस क्वेश्चन आता है। डिफरेंट वाला क्वेश्चन डिस्टिंग्विश बिटवीन का क्वेश्चन आता है, तो उसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। और जितना बता रहे हैं उससे ज्यादा नहीं आता है, इसी बीच में से कोई क्वेश्चन आपको आएगा, तो इसलिए आप उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख सकते हैं अगर चाहे तो। तो पहला क्वेश्चन इसमें बीच में अभी हम उसके बारे में क्लियर नहीं करेंगे, बाद में अगर समय बचेगा तो उसके बारे में कुछ क्लियर करेंगे। हालांकि ये सारा आपका बुक कीपिंग के बुक में है। अगर उसमें कुछ अगर वैसा जो क्लिष्ट वर्ड है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बाद में संपर्क कर सकते हैं, चाहे अगले क्लास में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन वाला में, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट के बीच में अंतर करना। ट्रेड डिस्काउंट बहुत धीमा आ रहा है आपका, वहाँ आवाज ही आपका नहीं आ रहा है, धीमा बहुत आ रहा है, सुनाई नहीं देती। क्या आवाज क्लियर है बाकी लोगों को? क्लियर है, लेकिन आपका आवाज साउंड एकदम थोड़ा सा आ रहा है। पूरा हम अपना ठीक है, मोबाइल का साउंड पूरा किया हुआ फिर भी नहीं आ रहा है। किनको किनको दिक्कत है? मनोज जी को, मनोज जी को दिक्कत है? किसको प्रॉब्लम है? मनोज जी को और किसी को? किसको प्रॉब्लम है अपना नाम बताएंगे। किसको प्रॉब्लम है? किसके साउंड में दिक्कत है? मनोज जी आपको दिक्कत हो रही है साउंड सुनने में? यहाँ से क्लियर किया जाएगा, आप बता दें कृपया। बाकी लोगों के साथ साउंड क्लियर है ना? हाँ सर, क्लियर है हम लोग को।
ठीक है। मनोज मनोज जी, आप थोड़ा सा अपना माइक देख लीजिए, आपका अपना वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, या फिर अगर नहीं हो तो जो ईयरफोन लगा लीजिए। बाहरी साउंड होगा इस वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि बाकी लोगों के लिए क्लियर है, इसकी आपके मोबाइल में प्रॉब्लम हो सकता है। तो प्लीज थोड़ा सा इसको रखिए, और अगर साउंड क्लियर नहीं रहे तो हमको मैसेज करिए। यहाँ पे चैटिंग का ऑप्शन है, देखिए फ्लो रुक जाने से वो दिक्कत होता है। और रेज हैंड कर का ऑप्शन है आपके पास, वहां से अगर कोई सवाल पूछना है तो आप रेज हैंड करिएगा, तो आपको मौका दिया जाएगा, फ्लो रोक करके मौका दिया जाएगा, रेज हैंड करेंगे। नीचे चैटिंग का है ना, नीचे चैट है, चैट लिखा हुआ है, चैट करिएगा। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, रोक करके आपका फिर सवाल होगा तो जब मौका मिलेगा आपसे सवाल पूछा जाएगा। साउंड क्लियर नहीं है तो वो भी लिखिएगा कि साउंड क्लियर नहीं है, ग्रुप में ना डाल के यहाँ पे सामने करिएगा, यहाँ पे से जो होगा उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। और यहाँ हॉल में लोग बैठे हुए हैं, वहां उनका साउंड क्लियर आ रहा है, इसलिए जिनका भी है तो थोड़ा सा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैंने लिखवाया ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, इसके बीच में अंतर करने के पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए, अगर समय बचेगा तो उसमें कुछ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला हुआ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, पहला हुआ। दूसरा है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, मतलब हिंदी में हुआ विनिमय पत्र एवं प्रतिज्ञा पत्र, इसके बीच में अंतर करने के लिए पूछा जाता है। तीसरा हुआ सिंकिंग फंड एंड रिजर्व फंड, सिंकिंग फंड एंड रिजर्व फंड, इसको हिंदी में लिखा जाता है शोधन निधि व संचय निधि। चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट, समस्त लाभ एवं शुद्ध लाभ। पांचवा है शेयर होल्डर एंड डिवेंचर होल्डर, यानी हिंदी में है इसका अंशधारी या ऋणधारी तथा ऋणधारी। छठा है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पूंजीगत लागत तथा लाभगत व्यय, पूंजीगत व्यय या लाभगत व्यय, इसको इंग्लिश में हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सातवां है ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, व्यापार खाता एवं लाभ हानि खाता। इसको आप लोग लिखते जाए, बाद में इसको सबको क्लियर करेंगे धीरे धीरे। आठवां है ट्रायल बैलेंस तथा बैलेंस शीट, इसके बीच में भी अंतर पूछा जाता है। नौवां है क्रय बही तथा विक्रय बही, यानी परचेज एंड सेल बुक, परचेज एंड सेल्स बुक। 10 नंबर का है बिल रिसीवेबल एंड बिल पेएबल, यानी बिल प्राप्य तथा बिल देय। 11वां क्वेश्चन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेज, यानी हिंदी में हुआ इसका बकाया खर्चा तथा अग्रिम अदा किया खर्चा। अगला है बैड डेब्ट्स एंड डाउटफुल डेब्ट्स, डूबी ऋण और संदेहात्मक ऋण। 12 क्वेश्चन आप लोग लिख लिए, जो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में से कुछ आएंगे। और बता रहे हैं 13 नंबर है कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी पूंजीगत प्राप्तियां तथा आगम प्राप्तियां। अगला है आय व्यय खाता यानी एवं प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता एवं प्राप्ति भुगतान खाता, इसमें भी अंतर पूछा जाता है।
उसके बाद एक अगला क्वेश्चन था आय एवं व्यय के खाते के बीच क्या क्या अंतर होता है, वो भी पूछा जाता है। अगला है नेक्स्ट, उधार बिक्री व नगद बिक्री। उसके बाद लिखिए अकाउंटिंग एवं बुक कीपिंग। अकाउंटिंग एवं बुक कीपिंग के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलवेज ही पूछा जाता है कि अकाउंटिंग क्या है, बुक कीपिंग क्या है, इसके बारे में भी हमेशा पूछा जाएगा। ओरिजिनल एंट्री की किताब एवं लेजर, ओरिजिनल एंट्री किताब एवं लेजर के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है पूंजीगत व्यय और डेफर्ड राजस्व व्यय। तो शुरू करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो पहला हम शुरू करते हैं, व्यापार छूट और रोकड़ छूट में क्या अंतर होता है। तो पहला जब भी आप लोग अंतर लिखिएगा, डिफरेंस बिटवीन लिखिएगा, तो एक कॉलम में ट्रेड डिस्काउंट, जिसका अंतर दोनों का 2 कॉलम बना लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि पॉइंट बाय पॉइंट लिखे, जैसे 1 2 3 कितना पॉइंट इससे निकल सकता है, मैक्सिमम 2 या 3 पॉइंट लिखना चाहिए, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 2-3 पॉइंट लिख देंगे तो आपको मैक्सिमम नंबर मिल सकता है। और जितना ज्यादा पॉइंट अगर उसको बना सकते हैं अपने से, ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा ज्यादा नंबर मिलता है। तो पहले आपको बताया था ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बताते हैं। जब कोई व्यापारी सूची मूल्य के अंकित मूल्य पर एक निश्चित दर पर छूट देता है तो वह व्यापारिक छूट कहलाता है। और जब हम पुस्तक में, माने हमारा जो भी लेजर जनरल जो भी है, पुस्तकों में लेखा करते समय व्यापारिक छूट का लेखा नहीं किया जाता है। तो 2 पॉइंट आपका हो गया। पहला हो गया कि जब कोई व्यापारी सूची मूल्य के अंकित मूल्य पर, जैसे जो भी प्राइस लिस्ट है उसके अंकित मूल्य पर एक निश्चित दर पर छूट देता है तो वह व्यापारिक छूट यानी ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। एक पॉइंट हो गया, लिखेंगे। दूसरा लिखेंगे पॉइंट, पुस्तकों में लेखा करते समय व्यापारिक छूट का लेखा नहीं किया जाता है। 2 पॉइंट इससे निकल गया। अब उसी तरह कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट को भी दूसरे साइड में लिखेंगे। तो उसमें क्या लिखेंगे, जब कोई व्यापारी उधार बेचे गए माल के मूल्य की वसूली के लिए अपने ग्राहकों को एक प्रलोभन देता है, माने आकर्षित करने के लिए ग्राहक को एक प्रलोभन देता है, उसे निश्चित अवधि के अंदर राशि चुका देने पर, कुछ निश्चित अवधि के अंदर राशि चुका देने पर ग्राहकों को कुछ छूट दी जाती है तो वह छूट नगद छूट कहलाती है। तो आप दूसरे साइड में लिख देंगे। सेकंड पॉइंट इसका क्या है, जो मेजर है, पुस्तकों में लेखा करते समय रोकड़ छूट का लेखा किया जाता है। ठीक है, तो दो पॉइंट इसमें निकल गया, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में 2 पॉइंट डिस्टिंग्विश अंतर हो गया, 2 अंतर हो गया। अगर ऐसे आप लिख देंगे तो 5 में 3 या 4 मैक्सिमम नंबर मिल जाएगा। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बोलिए। सर सूची मूल्य और अंकित मूल्य क्या होता है? सूची मूल्य, जैसे कि अपना जो प्राइस लिस्ट निकाला है उसमें अंकित मूल्य लिखा जाता है कि हम इस सामान को इतना में बेचेंगे, 10 रुपया 20 रुपया जो भी है उसका मूल्य है, उस पर एक निश्चित दर से छूट देता है कि नहीं हम आपको 10% डिस्काउंट, जैसे आप जाते होंगे मार्केट में उसमें लिखता है ना कि इस पे 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, तो वही हुआ व्यापारिक छूट, वही देता है व्यापारिक छूट। इसको सर व्यापारिक छूट के बारे में नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि एक सूची मूल्य हुआ और एक अंकित मूल्य हुआ, तो सूची मूल्य कौन सा होता है और अंकित मूल्य कौन सा होता है? अरे भैया, सूची मूल्य अपना प्राइस लिस्ट बनाएगा ना, अपना कोई व्यापारी बनाता है, उस पर मूल्य लिखा रहता है कि ये फलाना का दाम इतना है, फलाना का दाम इतना है। जो आप कोई भी सामान खरीदते हो उसमें लिखा रहता है दाम का, उस पर एक व्यापारी छूट देता है कि नहीं इस पर 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट हम देंगे किसी भी मूल्य। जैसे कभी आजकल दुकान सब में देखते होंगे कि एक डिस्काउंट दिया जाता है कि 10% डिस्काउंट, तो उसमें तो जो भी सामान लेते हैं उस पर जो मूल्य लिखा ही रहता है, उससे उस पर जो डिस्काउंट देता है
वही डिस्काउंट हुआ आपका ट्रेड डिस्काउंट। समझ रहा है ना? उस पे दुकान अगला अगला व्हील ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एवं नेट प्रॉफिट में 4 अंतर है, बताते हैं आपको। समस्त लाभ और शुद्ध लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट समस्त लाभ, नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ। समस्त लाभ में 4 अंतर दोनों का बताते हैं। समस्त लाभ ज्ञात करने के लिए व्यापार खाता बनाया जाता है, जबकि शुद्ध लाभ को ज्ञात करने के लिए लाभ हानि खाता बनाया जाता है। दूसरा, इसके लिए विक्रय मूल्य में से केवल प्रत्यक्ष व्यय घटाए जाते हैं। दूसरा, इसके लिए समस्त लाभ में से अप्रत्यक्ष खर्च घटाए जाते हैं। तीसरा, इसमें अप्रत्यक्ष आय का लेखा नहीं किया जाता है। इसमें शुद्ध लाभ में इसमें अप्रत्यक्ष आय का लेखा भी किया जाता है। चौथा, इसको लाभ हानि खाते में क्रेडिट किया जाता है। शुद्ध लाभ में इसको पूंजी खाते में जमा या घटाया जाता है। 4 अंतर हो गया, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, इसको याद कर लीजिए। अब आते हैं, आप एक क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है, तलपट। तलपट क्या है? इस क्वेश्चन से तलपट में 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शॉर्ट नोट्स भी पूछा जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और अंतर भी पूछा जाएगा। कोई भी अगर आप इसको तैयार करिएगा तो इससे आपको तीनों में से कोई ना कोई हर साल पूछा जा रहा है क्वेश्चन लगातार। तो तलपट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये शॉर्ट नोट्स में भी आता है, ये अंतर में भी, डिफरेंस बिटवीन में भी आता है, और ये शॉर्ट नोट्स में आता है, और लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है इस पे। तो तलपट के बारे में बता रहा है, थोड़ा सा सुनिएगा। सभी व्यापारी अपने समस्त लेन देनों की सहायक पुस्तिका या जर्नल, इसको बोलते हैं, की सहायता से खाता बही यानी लेजर में पोस्टिंग करते हैं। इस खतौनी, इस पोस्टिंग माने खतौनी माने पोस्टिंग की शुद्धता की जांच के लिए एक सूची बनाई जाती है, जिसे तलपट कहा जाता है, यानी ट्रायल बैलेंस कहा जाता है। इस सूची में लेजर यानी खाता बही में खोले गए समस्त खातों के शेष लिखे जाते हैं, अर्थात जिस खाते के डेबिट शेष होते हैं, अर्थात जिस खाते के डेबिट शेष होते हैं, उन्हें इस सूची या तलपट के डेबिट पक्ष या एवं जिन खातों को क्रेडिट शेष होते हैं, उन्हें इस तलपट के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। यदि इस तलपट के दोनों पक्षों यानी डेबिट और क्रेडिट के योग बराबर आते हैं, तो इससे यह ज्ञात होता है कि लेजर में सहायक बहियों या जनरल की सहायता से की गई पोस्टिंग यानी खतौनी ठीक हुई है और इसमें कोई गलती नहीं है। तो क्लियर हो गया तलपट। और तलपट में लेकिन कुछ कुछ कारण जो है से तलपट प्रभावित भी होता है, जिसके निम्नलिखित कारण है। तलपट के अशुद्धियों के निम्नलिखित कारण है, जो आपको बता रहा है नीचे कुछ कारण है। पहला है सहायक बहियों में की गई जोड़ की अशुद्धि। दूसरा है खाता बही लेजर में गलत पक्ष में की गई पोस्टिंग के कारण, जैसे डेबिट का आइटम को क्रेडिट में कर दिए, क्रेडिट का आइटम को डेबिट में कर दिए, गलत पक्ष में कर दिए, उससे होता। अगर सहायक बहियों का जोड़ गलती कर दिए किसी कारणवश, तो निश्चित रूप से उसमें वहां से ला रहे हैं तो गलत हो जाएगा। दूसरा, तीसरा हुआ खाता बही यानी लेजर में गलत
रकम के खतौनी होने के कारण, अगर रकम ही गलत लिखा जाएगा तो उससे भी प्रभावित हो जाएगा तलपट, उससे सही नहीं हो पाएगा। चौथा है खाता बही में किसी प्रविष्टि के एक पक्ष की खतौनी छूट जाने के कारण। पांचवा है खाते बही में किसी खाते में दोहरी खतौनी हो जाने के कारण। दो बार खतौनी हो जाएगा तो उसके कारण भी तलपट का गलती पकड़ा नहीं जाएगा, नहीं पकड़ा जाएगा। उसके अलावा है खाते बही में किसी खाते का जोड़ या शेष निकालने में अशुद्धि के कारण। फिर से एक बार इसको बता देते हैं कि किस तरह की अशुद्धियां तलपट में आती है जिसको प्रभावित, जिसके कारण से तलपट का गलती पता नहीं चलता है। पहला क्या है, सहायक बहियों में की गई जोड़ की अशुद्धि के कारण। दूसरा है खाता बही में गलत पक्ष में की गई खतौनी यानी पोस्टिंग के कारण। तीसरा है लेजर, खाता बही में गलत रकम के खतौनी के कारण। खाता बही में किसी प्रविष्टि के एक पक्ष की खतौनी छूट जाने के कारण। खाते बही में किसी खाते में दोहरी खतौनी हो जाने के कारण। खाते बही में किसी खाते का जोड़ या शेष निकालने में अशुद्धि के कारण। तो ये हुआ तलपट में के अशुद्धियों के निम्नलिखित कारण है। अब कुछ ऐसा होता है कि तलपट के अप्रभावित करने वाले अशुद्धि, इसमें क्या होता है, किसी व्यापारिक लेन देन को रोजनामचे में भूल बस शामिल न करना। रोजनामचा माने जनरल, जनरल में की गई हिसाब की अशुद्धि। किसी लेन देन का लेखांकन करते समय की गई सैद्धांतिक अशुद्धि। क्षतिपूरक अशुद्धियां, रोजनामचा की सहायता से खाता बही में पोस्टिंग करते समय गलत खाते में पोस्टिंग हो जाने के कारण। अब हुआ आपका तलपट द्वारा प्रकट न होने वाली अशुद्धियां। तलपट वो निम्न है। पहला है भूल की अशुद्धि। यदि किसी लेन देन को सहायक बही या जनरल में नहीं लिखा जाता है तो इसे भूल की अशुद्धि कहते हैं। देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन जैसे भूल की अशुद्धि, ये आपका शॉर्ट नोट्स में भी आता है कभी कभी, तो इसको आप ध्यान देंगे। भूल की अशुद्धि, यदि किसी लेन देन को सहायक बही या जनरल में नहीं लिखा जाता है तो इसे भूल की अशुद्धि कहते हैं। और ऐसी अशुद्धियों का तलपट के मिलान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इसका लेखा न तो किसी खाते के डेबिट पक्ष में किया जाता है और न ही किसी क्रेडिट पक्ष में। तो इसलिए भूल की अशुद्धि अगर हो जाएगा, भूल बस नहीं लिखा जाएगा जनरल में, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तलपट में। दूसरा है हिसाब की अशुद्धियां। यदि सहायक बही यानी जनरल में किसी अशुद्ध राशि का लेखा हो जाता है तो लेजर में भी वही राशि का पोस्टिंग हो जाएगा। और किसी गलती से जनरल में ही गलत राशि लिख दी है तो उसी से जनरल से ही हम लेजर में लिखेंगे तो लेजर में भी वही राशि का की खतौनी हो जाएगी, तो तलपट का जोड़ मिल जाएगा। क्योंकि तलपट में तो आया नहीं, तो आया वहां से जनरल से आया, तो इसलिए तलपट का बोल, इससे तलपट आपका प्रभावित नहीं होगा। तो आप तलपट बनाएंगे तो लगेगा कि मेरा तो सही हो गया, लेकिन वो नहीं रहता है कभी कभी सही। तो इस कारण से होता है। किस कारण से नहीं होता है, इसमें एक कारण ये भी है, हिसाब की अशुद्धियां। तीसरा है सैद्धांतिक अशुद्धियां। जब किसी लेन देन का लेखा करते समय लेखांकन के सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता है, अर्थात कोई आए अगर
कैपिटल व्यय है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो यह अगर किसी पूंजीगत व्यय को आयगत व्यय मान लिया जाता है या किसी आयगत व्यय को पूंजीगत मान लिया जाता है, तब यह अशुद्धियां सैद्धांतिक अशुद्धियां कहलाती है और इसका तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। घा हुआ क्षति पूरक अशुद्धियां, जब एक अशुद्धि द्वारा तलपट पर पड़ने वाले प्रभाव को दूसरी अशुद्धि समाप्त कर देती है, तो ऐसी अशुद्धि क्षतिपूरक अशुद्धियां कहलाती है। और अंतिम है इसका गलत खाने में खतौनी की अशुद्धि। यदि सहायक पुस्तक जनरल में से खाता बही में खतौनी करते समय किसी गलत खाते परंतु सही पक्ष यानी डेबिट या क्रेडिट में खतौनी कर दी जाती है, तब भी तलपट के मिलान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये हो गया तलपट आपका क्लियर। अगर इसको आप क्लियर कर लेंगे, हम तो किताब में भी सारा यही चीज लिखा हुआ है, इसको आपने एक दो बार अपना रिवाइज करेंगे तो इससे काफी क्वेश्चन आते हैं। एक तो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट्स भी आता है और डिफरेंस बिटवीन भी आता है। इसको एक बार क्लियर कर लेंगे हम तो मोटा मोटी आप बता दिया आपको। उसके बाद एक और क्वेश्चन है दोहरी लेखा प्रणाली, जिसका शॉर्ट नोट्स बराबर आता है, कभी कभी लॉन्ग में भी आता है और इसका डिफरेंस बिटवीन में भी आता है नॉर्मली। तो दोहरी लेखा प्रणाली क्या है उसके बारे में बता रहे हैं थोड़ा सा। दोहरी लेखा प्रणाली के अनुसार प्रत्येक लेन देन कम से कम दो खातों को विपरीत दिशा में प्रभावित करती है। एक खाता पाने वाला का होता है और दूसरा देने वाले का। पाने वाले व्यक्ति के खाते को डेबिट किया जाता है तथा देने वाले को उसी समान राशि से क्रेडिट किया जाता है। तो दोहरी लेखा प्रणाली में क्या होता है, कोई भी लेन देन होगा वो दो खातों को कम से कम दो खातों को विपरीत दिशा में प्रभावित करता है। दो खातों को विपरीत दिशा में प्रभावित करता है और एक खाता उसमें होता है पाने वाले का और एक खाता होता है उसमें दूसरा देने वाले का खाता होता है। तो जो पाने वाले का खाता होगा उसको हम लोग ऑलवेज डेबिट करते हैं और देने वाले को उसी राशि से क्रेडिट किया जाता है। तो यही डबल एंट्री सिस्टम हुआ। तो इसको लेखांकन का श्रेष्ठ एवं वैज्ञानिक विधि भी माना जाता है। जैसे हम इसका एक उदाहरण आपको बताते हैं। मान लीजिए राकेश से मुझे 1000 रुपया प्राप्त हुआ, तो अब इसको हम डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार किस तरह से उसका खतौनी करेंगे, किस तरह से उसकी प्रविष्टि करेंगे। तो इसमें जैसा कि पहले मैंने ऊपर आपको बताया कि यहाँ इस लेन देन में दो खाते प्रभावित हुए। पहला कौन सा, रोकड़ खाता। चूंकि राकेश से आप 1000 रुपया लिए हैं तो आपको 1000 रुपया का कैश मिला और दूसरा क्या हुआ, राकेश का खाता, मैंने राकेश का खाता प्रभावित हुआ और दूसरा पहला हुआ कैश खाता जो आपको कैश मिला। चूंकि यहाँ राकेश क्या है, आपको दे रहा है 1000 रुपया, तो उस खाते को क्या करेंगे, देने वाले खाते को क्रेडिट करेंगे। और चूंकि आपके पास रोकड़ आया है माने कैश आया है, तो उसको क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। तो डबल एंट्री सिस्टम में इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट 1000 रुपया और टू राकेश अकाउंट को क्रेडिट 1000 रुपया। दूसरा हुआ, इससे दोहरी लेखा प्रणाली का मोटा मोटी यही, अगर शॉर्ट नोट्स आएगा तो इतना भी अगर एक उदाहरण ही बता देंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। दूसरा है दोहरी लेखा प्रणाली के अनुसार प्रत्येक लेन देन का लेखांकन करने के कुछ निश्चित नियम है जो खातों के वर्गीकरण पर आधारित होते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम में खातों को दो तरह से वर्गीकृत किया गया है। पहला क्या है, व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट, और दूसरा क्या है, अव्यक्तिगत खाता। और अव्यक्तिगत खातों को दो पार्ट में बांटा गया है, वास्तविक खाता और दूसरा अवास्तविक खाता। तो सबसे पहले आपको बताते हैं व्यक्तिगत खाता क्या है। ठीक है, वे खाते जो किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संस्था के नाम से खोले जाते हैं
वे व्यक्तिगत खाता कहलाते हैं। ये आपको शॉर्ट नोट्स में भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि व्यक्तिगत खाता क्या है। तो वे खाते जो किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी या संस्था के नाम से खोले जाते हैं, ये व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। और लेखांकन करते समय इनकी जगह व्यक्ति का नाम या कंपनी का नाम न लिख के इसको क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट या ड्राइंग अकाउंट लिखा जाता है। और इस खाते में भी डबल एंट्री सिस्टम का जो नियम है, पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। इसका एक एग्जांपल ले लेंगे। जैसे राकेश ने 1,00,000 रुपया से बिजनेस शुरू किया, तो इसका एंट्री कैसे करेंगे हम लोग बैलेंस शीट में? इसका एंट्री कैसे करेंगे? कैश अकाउंट 1,00,000 रुपया मेरे पास आया बिजनेस शुरू करने के लिए, तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे 1,00,000 रुपया से। और चूंकि बिजनेस खोलने के लिए आया है तो मेरा क्या है, एक कैपिटल है, तो कैपिटल क्या करेंगे, टू कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे 1,00,000 रुपया से। तो इस तरह से आपकी एंट्री हो जाएगी। और व्यक्तिगत खाता के बारे में अगर पूछा जाए, अगर शॉर्ट नोट्स, तो आप इतना लिख देंगे और ये एग्जाम्पल बता देंगे तो फुल्ली मार्क्स आ सकता है, फुल मार्क्स आ सकता है। दूसरा है वास्तविक खाता यानी रियल अकाउंट। तो वो रियल अकाउंट क्या होते हैं, वह वस्तुएं जिनका मूल्य मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है और जो व्यवसाय की संपत्तियां हैं, उनके खाते को वास्तविक खाता कहा जाता है। जैसे कैश, ब्रोकर जो आपके बिजनेस में लगा हुआ है, बिल्डिंग, फर्नीचर, पेटेंट करवाता है, पेटेंट, और एक और चीज है गुडविल, यानी आपका जो गुडविल है बिजनेस का, उसको भी एक वास्तविक खाता में बनाया जा सकता है। तो इन खातों का लेखांकन करने के लिए जो वस्तुएं व्यापार से बाहर जाती हैं और उसको क्रेडिट, और जो वस्तुएं व्यापार के अंदर आती हैं उसको डेबिट किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए एक एग्जांपल है, जैसे 10,000 रुपया का नगद फर्नीचर खरीदा, तो इसको हम लोग कैसे एंट्री करेंगे, फर्नीचर खरीदा है। एक्सक्यूज में थोड़ा सा, अगर लॉग आउट हो जाता है तो फिर से प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा, थोड़ा देर से, 1 मिनट में। सर नहीं हो पाता, कल किए थे दोबारा तो कहाँ हुआ। ठीक है, इसका एक एग्जांपल सुन लीजिए, टाइम है अभी। ठीक है, तो मान लीजिए कि व्यापार में 10,000 रुपया का नगद फर्नीचर खरीदा गया, तो उसका एंट्री कैसे करेंगे डबल एंट्री सिस्टम में? फर्नीचर अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि व्यापार में फर्नीचर आया। दूसरा हुआ कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे उतना से, 1,00,000 रुपया से, क्योंकि हमारे खरीदे हैं तो कैश गया है बाहर। जैसा ऊपर बताया गया था, वास्तविक खाता क्या है उसमें बताया गया था कि वह वस्तुएं जिनका मूल्य मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है और जो व्यवसाय की संपत्तियां हैं, और उन खातों को वास्तविक खाता कहते हैं, जैसे रोकड़, फर्नीचर इत्यादि। और इन खातों को लेखांकन करते समय जो वस्तुएं व्यापार से बाहर जाती है उसको क्रेडिट, और जो वस्तुएं व्यापार के अंदर आती है उसे डेबिट किया जाता है। तो फर्नीचर डेबिट हो गया, क्योंकि आया मेरे में, व्यापार में आया, और कैश अकाउंट गया, क्रेडिट हो गया। इसी तरह लास्ट आई अवास्तविक खाता यानी नॉमिनल अकाउंट, उसको क्या कहेंगे, व्यवसाय की आय और व्यय, जैसे वेतन, मजदूरी, दिया हुआ किराया, छूट, अप्रत्याशित ऋण इत्यादि से संबंधित सभी खाते अवास्तविक खाते कहलाते हैं। इन खातों का लेखांकन करते समय व्यय या हानि से संबंधित खातों को डेबिट, जो आपका खर्च हो रहा है या हानि हो रहा है उस खाते को डेबिट, और आय या लाभ से संबंधित खाते को क्रेडिट किया जाता है। जैसे वेतन, 10,000 रुपया वेतन दिए, तो 10 वो था, उनका भी कॉल भी आ गया। ऐसे तो चाह रहे थे कि 10 मिनट और आप लोग क्लास लेते। आवाज आ रही है ना? लेकिन थोड़ा उनका कॉल आ गया था डिप्टी साहब का, इसलिए वो बोले कि अब इसको नेक्स्ट ये में करेंगे। तो अब इसको फर्स्ट सेशन को एंड कर दिया जाए। हेलो,
और सेशन को एंड कर दिया जाए, क्योंकि वो उनका कॉल आ गया था डिप्टी साहब का, इसलिए सॉरी आपका कंटिन्यू नहीं हो पाया। 5-10 मिनट और बोले कि हम लेते हैं अभी, बट सर्कमस्टांसेस वैसे तो नहीं थे कि उनको कुछ अर्जेंट वर्क था इसलिए चले गए वो। हेलो राम, ये राम मिलन जी के वजह से भी थोड़ा सा इको हो जा रहा है। फीडबैक फॉर्म के लिए मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, प्लीज आप लोग फीडबैक फॉर्म जरूर भरिए। पर डे फीडबैक फॉर्म 3 बार भरना है। फर्स्ट सेशन के बाद भर दीजिए, फिर सेकंड थर्ड का एक साथ ही लास्ट में भर दीजिए। अदरवाइज लास्ट तीनों का लास्ट में भर सकते हैं, बाद में भी भर सकते हैं। एक आदमी मर्जी आए जितनी बार भर सकता है, टीचर वाइज उसमें सेलेक्ट करना होता है। थोड़ा सा 2 मिनट टाइम लगेगा, बट वो किया जा सकता है, कोई इशू नहीं है उसमें। और कुछ होगा तो फिर पूछ सकते हैं। लिंक हम उसको व्हाट्सएप पे भेज दे रहे हैं, तो उसके अनुसार वो कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, ओके। सेशन एंड कर रहे हैं।